any further delay, let's start with our first chapter, that's digestive system of man. इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली हमारे सिस्टम जो है डाइजेस्टिव, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है और उसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं या किसी भी किस्म की हम डाइट जो है वो लेते हैं, तो वो किससे हम लेते हैं, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और हेल्दी रह सके। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वी ऑल नो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं और वो हम फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन ही है कि उसने इस सारे फूड को, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड की फॉर्म में लेते हैं, उनको जो है उसने ब्रेक डाउन करना होता है और उनको एब्जॉर्ब करना होता है, सो दैट हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स जो है वो कर सकें। अब हमारी बॉडी जो है एनाटॉमिकली और फंक्शनली डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो ये बेसिकली जीआईटी ट्रैक की कंप्राइज करती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रैक होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआईटी, और इसके कुछ एसोसिएटिव ऑर्गन्स भी होते हैं। अब अगर हम जीआईटी ट्रैक की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स आ जाते हैं वो है ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर मेजर ऑर्गन्स की बात करें तो जीआईटी ट्रैक जो है उसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें आ जाता है टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ये सारी वो बातें हैं जो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी, बिकॉज 9th में भी आप लोग की चीज़ें पढ़ के आए हैं। अब अगर हम इट्सेल्फ जीआईटी की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस ट्यूब है जो माउथ से एनस तक जा रही होती है और इसके अंदर वेरियस पॉइंट्स पे इस तरह के लाइक हर पॉइंट का एक अपना रोल होता है। अगर फेरिंग्स की बात करें तो उसका एक अपना रोल है, इसोफेगस की बात करें उसका अपना रोल है, बाकी ऑर्गन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन उनका अपना रोल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीआईटी की लाइक लेंथ की तो ये ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग होता है और ये थोरेसिक कैविटी से स्टार्ट होता है और एब्डोमिनल कैविटी तक जाता है डायफ्राम के लेवल के ऊपर। अब डाइजेस्टिव ट्यूब जो है इसकी मेजर लेयर्स की हम बात करते हैं। इसकी 4 मेजर लेयर्स होती हैं जिसमें एन इंटरनल म्यूकोसा और एक्सटर्नल सिरोसा आ जाता है विद सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस इन बिटवीन। अब अगर हम बात करें जो इंटरनल मोस्ट लेयर है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की तो उसको हम कहते हैं म्यूकोसा, एंड एक्सटर्नल लेयर की बात करें तो वो है सिरोसा, और इन दोनों के दरमियान सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो 4 लेयर है ना, ये जो 4 लेयर के मैंने आप लोग को नाम बताए, ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, होल जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ओसोफेगस से लेके एनस तक। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 लेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है। लाइक सिरोसा की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टेड टिश्यू लेयर होती है और ये पेरिटोनियम कैविटी के दरमियान में प्रेजेंट होती है। उसके बाद सब म्यूकोसा की बात करें तो ये सारी आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है क्लियरली कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। लाइक सब म्यूकोसा की बात करें तो उसके अंदर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं, और म्यूकोसा की बात करें तो उसके अंदर म्यूकस एपिथेलियम होती है। म्यूकोसा नेम इटसेल्फ बता रहा है कि इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा। उसके बाद मस्कुलरिस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सर्कुलर मसल लेयर आ जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आ जाती है। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू सा है डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की कितनी लेयर्स हैं और वो किस तरह से प्रेजेंट हैं। ओके हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स और फर्स्ट टॉपिक दैट इज ओरल कैविटी। अब जीआईटी ट्रैक के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी आ जाती है। अब ओरल कैविटी क्या बुलाया, ये सबको पता है कि हमारा जो माउथ है जिसमें लिप्स, चीक, टंग और पैलेट आ जाता है, ये हमारी ओरल कैविटी कहलाती है। अब पैलेट आप लोग सोच रहे होंगे कि पैलेट क्या होता है, तो अगर कभी किसी ने सुना हो, सो वी यूज़ अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड तालू। जबान तालू से चिपक गई है, ये स्टेटमेंट यूज़ की होती है काफ़ी सारे लोगों ने। तो दैट्स बेसिकली पैलेट, यानी हमारी जो टंग के ऊपर वाला प्रेजेंट होता है एरिया ऊपर माउथ के अंदर, उसको हम पैलेट कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर लिप्स, चीक, टंग, पैलेट वगैरह आ जाता है। ये पूरा जो एरिया है ना अराउंड द टंग, ये ओरल कैविटी कहलाती है। अब इसके अंदर जो मेजर ऑर्गन है हमारे पास वो टंग ही हो गया। तो टंग जो है वो रफ प्रोजेक्शंस होती हैं उसके ऊपर जिसको हम पिपलाई बोलते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टंग के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं ये पिपलाई। इससे ये होता है कि ये सरफेस ऑफ टंग के ऊपर फ्रिक्शन कॉज करते हैं सो दैट हम फूड को इजीली हैंडल कर सकें। यानी जब हमारे माउथ के अंदर हम फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं,
तो जो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर वो फ्रिक्शन कॉज करते हैं, सो दैट हमारा फूड जो है वो इजीली जो है वो च्यू हो सके। अब उसके बाद पिपलाइज होते हैं, इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेसिकली ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट के लिए होते हैं, यानी हमारा जो फूड है उसका क्या टेस्ट है, वेदर इट्स सॉर सॉल्ट स्वीट वट एवर द टेस्ट इज, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स ही हमें बताते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको इसने एक मैप भी बनाया हुआ है, आप लोग को पता होगा कि जो हमारी टंग का लार्ज वाला पोर्शन है ये बिटर फूड को डिटेक्ट करता है, सॉर सॉल्ट स्वीट और सॉर सॉल्ट। ये आप लोग को बात ऑलरेडी पता होगी बिकॉज 9th-10th के अंदर ये बात आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पैलेट की बात करें तो ये ओरल कैविटी का रूफ फॉर्म करता है, लाइक आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर, जो ओरल कैविटी का रूफ होता है वो पैलेट फॉर्म करता है। अब डिफरेंट टीथ जो है वो डिफरेंट वेज में जो है वो फूड को हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइक इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो जिस टाइप का टीथ होगा उसी तरह से वो फूड को हैंडल करेगा। अब अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन ये होता है, इनके नेम के अंदर ही इनका फंक्शन प्रेजेंट है कि इनका काम क्या होता है, स्लाइवा को स्क्रीट करना। अब ओरल कैविटी के अंदर 2 तरह की डाइजेशन प्रेजेंट होती है, केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। ये दोनों जो है हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर ही हो रही होती हैं। अब अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीनीथ द टंग, जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे तकरीबन थ्रोट के अंदर, इसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और इसके अलावा एक यहाँ पे होता है बिहाइंड द ईयर, इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। इनके नेम्स और लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए, दे कैन आस्क इन एमसीक्यूज। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ थ्योरी के अंदर, बट डायग्राम में भी किया हुआ है, सो इट्स नेसेसरी कि आप लोग इनके नेम्स को याद रखें। अब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर बात डाइजेशन की ही होगी, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे माउथ के अंदर फूड जाता है ना तो वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब 2 तरह की डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जी, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। किस तरह से होती है ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो ये होती है फिजिकल डिवीजन ऑफ फूड इनटू मास स्मॉलर पीसेस, यानी जो हमारे पास फूड है उसको स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं हमारे बेसिकली टीथ। तो ये हमारे पास फिजिकल डाइजेशन में आ जाती है। अब होता ये है कि जो कुकिंग होती है इसके अलावा फूड की जो थॉरिज च्यूइंग होती है, इससे ये होता है कि उसकी स्टार्च कवरिंग का सेलुलोज डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और इससे सेलुलोज डिस्ट्रक्शन से ये होता है कि एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस इंक्रीज कर जाती है, यानी मोर इफेक्टिवली जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। अब अगर हम बात करें फूड की, तो जो हम माउथ के अंदर फूड लेके जाते हैं उसको च्यू भी और मैस्टिकेट भी कौन करता है, टीथ करता है बेसिकली। अब मैस्टिकेशन इटसेल्फ क्या चीज़ कहलाती है, मैस्टिकेशन कहते हैं लार्जर फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब ये जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इनका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मोर इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। तो ये बात तो हमें पता है कि किसी चीज़ का अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन माइनर लेवल पे होती है, यानी बहुत माइन्यूट सी होती है, ठीक है। अब 2 तरह के एंजाइम्स ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जो वो स्क्रीट करते हैं, दैट्स स्लाइवरी एमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। अब स्लाइवरी एमाइलेज की अगर हम बात करें तो ये जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, बेसिकली स्लाइवा के अंदर। जो हमारे पास वाटरी कंटेंट होता है ना स्लाइवा के अंदर, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं, इसको हम पैटिलिन या अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्लाइवरी एमाइलेज बेसिकली क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज से आइडेंटिकल होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज जैसा ही होता है और इसका फंक्शन क्या है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब ये स्टार्च को डाइजेस्ट किस तरह से करता है, अब हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अलावा जितने भी पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास स्लाइवरी एमाइलेज है इसका मेन फंक्शन ही है कि ये क्या करता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल्टोज और मेल्टोट्रायोज, मेल्टोट्रायोज भी एक ट्राइसेकेराइड होता है जिसके अंदर हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स वगैरह इनके अंदर किस तरह की लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो मेल्टोज की आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। अब यहाँ पे एक और टर्म इसने इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट्स आइसोमेल्टोज। आइसोमेल्टोज भी एक डाइसैकेराइड ही होता है और ये मेल्टोज से सिमिलर होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होती है जबकि मेल्टोज के अंदर हमें पता है कि 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया।
सो बेसिकली जो हमारे पास स्लाइवरी एमाइलेज है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि हमारे पास डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं यानी उनकी जो ग्लाइकोसैकेराइड लिंकेजेस हैं उनको ब्रेक कर देता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें सो दैट्स लिंगुअल लाइपेज। अब ये क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड ईस्टर बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करता है। अब ट्राइग्लिसराइड के अंदर हमें पता है कि ईस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको ब्रेक कर देता है और फिर क्या बनाते हैं जी, डाइएसाइलग्लिसरॉल एंड मोनोएसाइलग्लिसरॉल को बना देता है। ठीक हो गया। अभी जो ग्लिसरॉल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ये किस तरह से हाइड्रोलाइसिस से आती हैं, ठीक है, और ये लिंगुअल लाइपेज के फंक्शन से होता है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल डाइजेशन जो है वो दो तरह के एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं, दैट्स स्लाइवरी एमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज। स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके वाटरी कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और जबकि जो लिंगुअल लाइपेज है ये एक हाइड्रोलिसिस का फंक्शन करता है और क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड ईस्टर बॉन्ड्स को जो है वो डाइएसाइलग्लिसरॉल और मोनोएसाइलग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स फॉर ऑल केमिकल डाइजेशन। अब हमारे पास ओरल कैविटी वाला टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस की तरफ, ठीक है। अब ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है वो है फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स बेसिकली माउथ के बिहाइंड एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक खाली पोर्शन होता है जो हमारे माउथ के दरमियान प्रेजेंट होता है, सॉरी बिहाइंड प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें स्वेलिंग मैकेनिज्म। स्वेलिंग कहते हैं निगलने को। तो ये बेसिकली जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है और इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द ओरल फेज, सेकंड इज द फेरिंजियल फेज एंड द थर्ड वन इज द ओसोफेजियल फेज, ठीक है। अब ये स्वेलिंग जो होती है ये 3 फेजेस में मुश्तमिल होती है और ये सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस होती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओरल फेज की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये वॉलंटरी पार्ट ऑफ स्वेलिंग है, यानी ये वो वाला पार्ट ऑफ स्वेलिंग है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगी। तो अब ये जो ओरल फेज है ना ये वो वाहिद पोर्शन है स्वेलिंग का जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। अब फूड क्या होता है, ये स्लाइवा से मॉइस्चर हो जाता है और फूड बोलस जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये बात हमें पता है कि जब फूड जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर हम उसको फूड नहीं, हम उसको बोलस बोलते हैं। अब टंग क्या करती है, इस बोलस को बैक ऑफ द थ्रोट की तरफ ले जाती है और इससे ये होता है कि लिप जो है हमारे पास क्लोज हो जाते हैं। यानी जब हम माउथ के अंदर इनटेक करते हैं फूड को तो क्या होता है कि वो पहले स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम जब अपने माउथ को क्लोज करते हैं, लिप्स को बंद करते हैं, तो क्या होता है कि वो बैक ऑफ थ्रोट तक जो है वो टंग जो है वो बोलस को ले जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज और ये सारा वो जो प्रोसीजर है ये वॉलंटरी है, इसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज की बात करें तो वो होता है फेरेंगियल फेज। अब ये होता है टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना फेरिक्स के अंदर, टेक्टाइल रिसेप्टर्स यानी टच रिसेप्टर्स जो हमारे फेरिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, स्वेलो रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देते हैं। स्वेलो रिफ्लेक्सेस को ये स्टार्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि जो हमारे सॉफ्ट पैलेट है वो नेजल एयरवेज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी इन सेंस कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। लिफ्ट से मुराद ये थोड़ा सा उठ जाता है नेजल एयरवेज की तरफ। नेजल एयरवेज हमारे जो नोज की एयरवेज है, ठीक है। अब होता ये है कि बोलस जो है वो बैक ऑफ टंग तक चला जाता है और टंग जो क्या करता है वो ओरल कैविटी को ब्लॉक कर देती है और फिर फूड जो है वो ओरल कैविटी में नहीं जा सकता। बोलस जैसे ही बैक ऑफ टंग तक जाता है तो टंग जो है उसका ओरल कैविटी के साथ कनेक्शन खत्म कर देती है। अब फूड जो है वो हमारे लाइक कह सकते हैं कि उसका कनेक्शन माउथ और ओरल कैविटी के साथ खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि वो लैरिक्स की साइड पे प्रेजेंट होता है, ओवर द लैरिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये लैरिक्स और वोकल फोल्ड्स जो होते हैं हमारे पास ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कवरिंग द एंटायर और इंटीरियर ऑफ ट्रैकिया टू प्रोटेक्ट एयरवेज। अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस और लैरिक्स का मेन फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारी जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो ट्रैकिया में ना चले जाए। ट्रैकिया हमें पता है कि हमारा विंड पाइप होता है, हमारी सांस की नाली जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फूड पार्टिकल्स की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है, हमारे पास लैरिंक्स और उसके वोकल कॉर्ड्स। और क्या होता है कि टेम्परेली इसको अरेस्ट कर देते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए इंस्पायरेशन को अरेस्ट कर देते हैं फॉर अबाउट। अब ये नहीं है कि आप ये समझे कि हाँ जी मेरी सांस ही रुक जाएगा, ऐसा कभी हुआ है, ऑब्वियसली बात है ऐसे नहीं होता है, इट्स फॉर मिली सेकेंड्स। कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि रिस्पायरेशन जो है वो अरेस्ट हो जाती है, टेम्परेली अरेस्ट हो जाती है और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो फूड पार्टिकल है वो हमारे और सॉरी विंड पाइप के अंदर ना चले जाए, यानी सांस की नाली में हमारा कोई फूड पार्टिकल ना चला जाए। अब जो अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर है इसकी बात अगर हम करें, अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर ये क्या करता है कि ओसोफेगस के अंदर जो है वो फूड को ले जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो बोलस होता है वो किस में चला जाता है, अपर ओसोफेगस स्फिंक्टर। ये रहा हमारे पास, ये जो डायग्राम इसने शो किया हुआ है, ये क्या करता है कि जब ये ओपन होता है तो फिर हमारा फूड जो है वो उस सॉरी फेरिंक्स से जो है वो ओसोफेगस में चला जाता है। अब अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो ये है ओसोफेगल फेज। अब फूड का जो बोलस है वो क्या करता है कि प्रोपेल करता है नीचे ओसोफेगस में पेरिस्टालिसिस से, ठीक है, और लैरिंक्स उसको फिर जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही हमारा फूड जो है वो ओसोफेगस में एंटर होता है तो लैरिंक्स अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, और फूड फिर हमारा जो नीचे है वो पेरिस्टालिसिस के थ्रू ओसोफेगस से चला जाता है। अब पेरिस्टालिसिस की चीज़ है, ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पेरिस्टालिसिस इज बेसिकली वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, यानी हमारे पास क्या होता है कि वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं फूड और फ्लूइड्स को डाइजेस्टिव ट्रैक में और अदर ट्यूबुलर ऑर्गन्स तक मूव करवाती हैं, ठीक है। अब पेरिस्टालिसिस इटसेल्फ क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मींस यानी इसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता। इसके अलावा इसमें रिदमिक प्रोसेस होता है ये, जो क्या कहता है कि कंटेंट्स जो हमारे पास फूड होते हैं वगैरह वगैरह, इनको आगे क्या कहता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टार्ट होती है पेरिस्टालिसिस और कंटिन्यू होती है हमारे पास इंटेस्टाइन तक और अदर सिस्टम्स तक। ये होती है पेरिस्टालिसिस बेसिकली। अब पेरिस्टालिसिस की फंक्शन की बात करें तो ये प्रोपल्जन में हेल्प करते हैं। प्रोपल्जन कहते हैं टू मूव समथिंग फॉरवर्ड। अब पेरिस्टालिसिस क्या करता है, फूड और फ्लूइड्स वगैरह को क्या करता है, मूव करवाता है आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और इसका क्या होता है कि इससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो इनेबल हो जाती है। यानी जैसे जैसे फूड आगे मूव करते जाता है तो वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट भी होता है विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब यहाँ पे इस साइड पैच की बात करें तो यहाँ एंटी पेरिस्टालिसिस के बारे में मैंने बताया हुआ है, ये क्या होती हैं, ये भी वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इनमें पेरिस्टालिसिस में मेन डिफरेंस ये है कि पेरिस्टालिसिस जो है वो क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है फूड को, जबकि ये कॉन्टेंट्स को जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना स्टार्ट कर देता है एंटी पेरिस्टालिसिस। बेसिकली यूजुअल कंडीशन से हट के होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में फूड मूव करना स्टार्ट कर देता है, और यही बेसिकली वॉमिटिंग रिफ्लेक्स करवाते हैं। यानी जब हम वॉमिट करते हैं तो पेरिस्टालिसिस जो है वो रिफ्लेक्स उसका चेंज हो जाता है, वो एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाती है और फूड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है और हमें वॉमिट हो जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मिक्सिंग की बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्वियसली बात है आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेरिस्टालिसिस जो है वो क्या करती है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है और डाइजेस्टिव जूसेस को आपस में मिक्स करने में हेल्प करती है और एब्जॉर्प्टिव सर्फेसिस के ऊपर फूड को एक्सपोज करवाती है। यानी ऐसी जगहों पे जहाँ पे फूड इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो सके वहाँ पे उसको जो है वो मूव करवाती है। अब पेरिस्टालिसिस जो है ना जब हमारे माइंड में आता है तो वो बेसिकली हम लोग इसको इससे एलिमेंट्री कैनाल और ओसोफेगस के साथ ही रिलेट करते हैं। यानी ओसोफेगस के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालिसिस की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेरिस्टालिसिस हमारे पास पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है, वेरियस ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और इसके यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन है जो हम यहाँ पे पढ़ लें। पहले मिक्सिंग की बात हमने कर ली स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्ट रिमूवल के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है वो पेरिस्टालिसिस प्रेजेंट होती है, क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को मूव करवाती है रेक्टम की तरफ, सो दैट वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाए। अदर सिस्टम से अगर हम बात करें तो पेरिस्टालिसिस जो है वो अदर ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होती है, यानी यूरिनरी ट्रैक जैसे हमारे पास जिसमें यूरिन होता है। किडनी को किडनी के अंदर जो है वो यूरिन जो है उसको किडनी से ब्लडर की तरफ जो है वो मूव करवाने में भी पेरिस्टालिसिस इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बाइल डक्ट्स के अंदर क्या होता है, बाइल हमें पता है कि वो लिवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर पित्ते को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बाइल जो होता है उसको गॉल ब्लैडर से लेकर ड्यूडेनम तक जो रिलीज होता है वो वहाँ से मूव करवाने के अंदर भी पेरिस्टालिसिस इन्वॉल्व होती है। तो ओवरऑल हमने ये बात पढ़ ली है कि पेरिस्टालिसिस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल या खाली ओसोफेगस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फुल डाइजेस्टिव ट्रैक जो जीआईटी ट्रैक है हमारे पास उसके अंदर हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये वहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। लाइक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्सिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करवाती है। इसके अलावा एलिमिनेशन में हमारे पास इन्वॉल्व होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाने में हेल्प करती है, और ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होती है। यूरिनरी ट्रैक के अंदर यूरिन को किडनीज से ब्लड की तरफ मूव करवाती है, और इसके अलावा बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होती है, बाइल को जो है वो डिडनम तक रिलीज करवाने में भी ये हेल्प करती है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालिसिस, यानी कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, यानी मसल्स हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अदर ट्यूब्स के अंदर, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो पेरिस्टालिसिस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब वेव लाइक मूवमेंट भी इसमें प्रेजेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, यानी ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेव लाइक मोशन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, कॉन्टेंट्स को जो है वो आगे मूव करवाते हैं। कॉन्टेंट्स बेसिकली फूड बोलस वगैरह को ही बोल रहे हैं। इनवॉलेंट्री की अगर हम बात करें तो ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है और ये कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। माइलेट्रिक पेलेक्सिस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ये कंट्रोल करता है। अब ये माइलेट्रिक पेलेक्सिस को इसने साइड पैच में एक्सप्लेन किया हुआ, ये होता है क्या, ये माइलेट्रिक पेलेक्सिस जो है कि इसमें प्रेजेंट होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर
सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन की जो सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती है, इनके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इन मसल्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही ये मसल स्टिमुलेट होती हैं तो ऑब्वियस ही बात है मोबिलिटी स्टार्ट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यानी फूड आगे किस तरह से मूव कर रहा है उसकी जो मोटिलिटी जो है वो बेसिकली ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मसल्स को जो है वो मूव करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो फर्दर आगे मूव करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब अगर एग्जांपल ऑफ पेस्टाइसिस की बात करें तो इसमें स्वेलिंग, डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल आ जाता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, मसल जो है वो ओसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और पेस्टाइसिस स्टार्ट हो जाती है। फूड का जो बोलस होता है वो उसको आगे मूव करवा देते हैं स्टमक की तरफ। डाइजेशन में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेस्टाइसिस क्या करती है, डाइजेस्टिव फूड जिसको हम काइम बोलते हैं, यू नो दिस थिंग, इसको मूव करता है और इसको न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम पार्ट के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट, वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल में लाइडोसिटाइन की बात कर रहे हैं तो वो पहली वाली बात है कि जैसे ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, पेस्टाइसिक वेव मूव करवाते हैं रेक्टम की तरफ, जहाँ पे वो स्टूल की फॉर्म में जो है वो क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम अगर ये हमारे पास इसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शो किया हुआ है रेड शेड्स के साथ। तो अब होता ये है बेसिकली जब हमारे पास बोलस जो है वो आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का वेव आता है। यानी पहले क्या होता है, मसल रिलैक्स करता है और ये क्या करता है, मूव्स अहेड ऑफ द बोलस। यानी ये जो वेव ऑफ स्मूथ रिलैक्सेशन है ये बोलस के अहेड आता है, यानी बोलस के आगे आता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, फैलना स्टार्ट करता है, सो दैट आगे बोलस जो है वो मूव कर सके। पहला ये हो गया। सेकंड क्या होता है कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल का आता है बिहाइंड द बोलस। बोलस के बिहाइंड क्या होता है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि बोलस जो है वो आगे प्रोपेल करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब आपने एक बात याद रखनी है कि बोलस के अहेड जो है वो हमारे पास मसल रिलैक्सेशन होती है, जबकि बोलस के बिहाइंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक सिमल्टेनियस प्रोसीजर होता है, यानी एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, रिलैक्सेशन भी हो रही है, और इससे क्या होता है, बोलस जो है वो आगे मूव कर रहा है फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, सो इसके साथ ही आज हमारे टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ओसोफेगस और स्टमक को कंटिन्यू करेंगे इन और नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी बात क्लियर नहीं हुई है, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको जो है वो नेक्स्ट फर्दर कोई भी अपडेट हो हमारे चैनल की तो फ़ौरन से मिल जाए। तो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।